साथियों, हमारी मूल निवासी बहुजन समाज की सबसे बड़ी जरूरत परिवर्तन की है। हमें परिवर्तन चाहिए। जो देश में स्टैटिक सोसाइटी है, वर्ना और कास्ट सिस्टम के आधार पर बनाई हुई स्टैटिक, ये परिवर्तनशील जो व्यवस्था है, उसकी वजह से हमारी सारी समस्याएं हैं। और उस सोसाइटी की वजह से जो माइक्रो माइनॉरिटी है 3.5% ब्राह्मणों की, उस व्यवस्था से उन लोगों को सारा का सारा रिसोर्स मिलता है और उसकी वजह से उन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखा हुआ है। SC, ST, OBC के लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है। 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा गया। इसके बारे में हमारे जो लोग हैं, इसको कभी इशू नहीं बनाते हैं। हमारे लोगों को इसको इशू बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक इसमें बदलाव नहीं आएगा, हमारे लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। देश में जो 3.5% लोग हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर वो रूलिंग नहीं हो सकते, वो रूलर नहीं हो सकते। तो सारी व्यवस्था भारत के संविधान में कर दी गई है। इसके बावजूद भी वो व्यवस्था पर काबिज है। अगर वो व्यवस्था पर काबिज है तो उसकी कोई खास वजह है। वो वजह ये है कि देश में ज्यादातर चर्चा हिंदू मुसलमान की होती रहती है। चर्चा का जो दृष्टिकोण है वो हिंदू मुसलमान में डिवाइड होकर चर्चा होती रहती है। ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत ब्राह्मणों के फेवर में है। जब चर्चा हिंदू मुसलमान की होती है तो माइक्रो माइनॉरिटी जो 3.5% माइनॉरिटी है, वो चर्चा बंद हो जाती है। और हिंदू मुसलमान के थ्योरी में हम लोगों को, SC, ST, OBC को हिंदू के खाते में जमा कर दिया जाता है। संविधान के अनुसार शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट के नाम पर अधिकार है, शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार है, OBC को OBC के नाम पर अधिकार है। हिंदू के नाम पर तो SC, ST, OBC को कोई अधिकार है नहीं है। हिंदू के नाम पर तो ब्राह्मण को अधिकार है। जब हिंदू के नाम पर अकाउंट ओपन किया जाएगा, उसका मालिक तो ब्राह्मण होगा। बहुसंख्यांक पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनको यह बात समझ में नहीं आती। इसलिए जो देश के 3.5% लोग हैं, वो लोग सारी चर्चा हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर केंद्रित करते रहते हैं। इसकी वजह से SC, ST, OBC को, ब्राह्मणों को हिंदू बनाना आसान हो जाता है। ये बात दूसरे लोगों को तो छोड़ो, कम से कम मुसलमानों को समझ में आनी चाहिए। मुसलमानों के तमाम नेता भी इसी थ्योरी में हिंदू मुसलमान में ही चर्चा करते रहते हैं। उनको यह समझ में ही नहीं आता, दूसरे लोगों को छोड़ो, मुसलमानों को यह समझ में आना चाहिए कि यदि हिंदू मुसलमान की चर्चा हिंदू मुसलमान के थ्योरी में होती रहेगी तो लोग हिंदू और मुसलमान 2 हिस्सों में बढ़ते रहेंगे। जब हिंदू और मुसलमान में बढ़ते रहेंगे तो मुसलमान सेग्रीगेट होगा और उसके नाम पर सारे हिंदू इकट्ठा होकर मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगे। इस थ्योरी से तो SC, ST, OBC 0 हो जाता है और हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के नेतृत्व में इकट्ठा हो जाता है। ये काम करने का काम मुसलमानों को क्यों करना चाहिए? ये तो इनडायरेक्टली मुसलमानों, ये काम तो RSS का है। मगर इस थ्योरी पर जो लोग
चर्चा करते रहते हैं, वो सारे लोग आरएसएस के लिए काम करते रहते हैं। उनकी इच्छा नहीं है कि वो आरएसएस के लिए काम करे, मगर ये थ्योरी के जाल में फंस जाते हैं। तो उनको ये बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। परिवर्तन के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि परिवर्तन बहुत अहम चीज है। परिवर्तन किसको जरूरत है? दोज हु आर विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम। जो ब्रेमिनिकल सोशल ऑर्डर है भारत में, उसके हम लोग विक्टिम है। 6000 जाति के लोग उसके विक्टिम है, शिकार है। जो इस व्यवस्था के शिकार है उनको परिवर्तन की जरूरत है, और जिनको परिवर्तन की जरूरत है उन लोगों को सबसे पहले तो ये हिंदू मुसलमान की जो थ्योरी है, इस मुद्दे पर चर्चा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। उनको परिवर्तन अगर चाहिए तो 6000 जाति के टुकड़ों को जगाने का, जोड़ने का कार्यक्रम चलाने पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि परिवर्तन होगा कैसे? वो तो संगठित शक्ति से होगा। परिवर्तन आपकी इच्छा से नहीं होगा, किसी एक आदमी से नहीं होगा। एक तो इच्छा से नहीं होगा, एक आदमी से नहीं होगा। जो भी परिवर्तन होगा वो संगठित शक्ति से होगा। और अगर संगठित शक्ति से परिवर्तन होगा तो संगठित शक्ति निर्माण करना प्राथमिकता में ध्यान रखना चाहिए। मैं अभी, मेरी उम्र 67-68 की लगभग चल रही है। मैंने लगभग 50 साल तक का समय केवल संगठन बनाने के ऊपर जोर लगाए, और इसका परिणाम यह हुआ कि अभी 32 राज्यों के 625 जिलों में हमारा संगठन है। और यह संगठन केवल संगठन नहीं है, ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। बहुसंख्यांक हमारे पढ़े लिखे लोगों को कैडर बेस किसको बोलते हैं यही समझ में नहीं आता। एक तो संगठन समझ में नहीं आता, दूसरा कैडर बेस संगठन, ये और ज्यादा कठिन मामला है, यही उनको समझ में नहीं आता। जो संगठन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं है, जो संगठन आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड नहीं है, जिस संगठन का अपना कोई एजेंडा, कोई कार्यक्रम नहीं है, वो संगठन कैडर बेस नहीं हो सकता। ये सामान्य बातें हमारे समाज में, मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों में ये समझ में नहीं आता। दुनिया में जो अमेरिका है, अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो अमेरिका के पास भारत से ज्यादा जमीन है? मतलब वो तो आप उधर रह के आए तो आप जानते हैं, कनाडा के पास है अकेले है, अमेरिका के पास तो और ज्यादा है। और उनके पास अभी भी बहुत जंगल है, बहुत ज्यादा जंगल है। तो वो भारत के लोगों को बुलाते रहते हैं, आ जाओ, और ये कितना चाहिए? 500 एकड़ है, ले लो, ये जंगल ले लो, इसकी जमीन बनाओ, करो। ये तो पंजाब के बहुत सारे, हरियाणा के जाट लोग जो है कनाडा में और अमेरिका में जाकर, वो तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन लोगों को ऐसी जमीन दे दिया। तो वहां कोई जो पंजाब का किसान गया तो वो बैल से थोड़ी वहां खेती करता है, तो वो तो ट्रैक्टर और कनाडा बनाना 160 एकड़ जमीन दी थी तो हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पंजाब में अगर आप जाओगे तो हर अल्टरनेट घर का आदमी विदेश में है। पंजाब में अगर जाओगे तो या तो इंग्लैंड में है, या तो अमेरिका में है, या तो कनाडा में है, और सबसे ज्यादा कनाडा में है। अंग्रेजों से ज्यादा जाटों की संख्या कनाडा में दूसरे नंबर की है, और वहां का डिफेंस मिनिस्टर जाट है। अगर परिस्थितियां बदली तो एक सिख जो है वो वहां का प्रधानमंत्री हो सकता है। उनको कोई एतराज नहीं, उनके पार्टी को अगर मान लो सीनियर मोस्ट हो गया और उसको अवसर मिल गया तो वहां का सिख प्रधानमंत्री हो जाएगा कनाडा का। नहीं होने देंगे, एक राजनीतिक बात है।
अगर ट्रू सेंस में अगर वो डेमोक्रेसी को मानते हैं तो वो सीनियरिटी के हिसाब से वो हो सकता है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को जानने समझने की है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि हम लोगों को परिवर्तन चाहिए, मगर परिवर्तन रोक के रखा हुआ है। और परिवर्तन रोकने का सबसे बड़ा कारण कि जागरण नहीं है। जागरण नहीं, ऐसी बात नहीं, जागरण तो बहुत ज्यादा देश में चल रहा है, इस बात को लोग मानते भी है। मैं जाता हूं तो बस स्टैंड पर लोग मिलते हैं तो मुझे दूर से बोलते कि आप वहां में रेल में मिलते हैं, बस में मिलते हैं, फ्लाइट में मिलते हैं, एयरपोर्ट मिलते हैं, तो लोगों के पास आवाज पहुंची हुई है। तो ये परिवर्तन करने के लिए रुकावट क्या है? तो एक बहुत बड़ा कारण आइदर और कि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस के लोग चुनाव जीतते हैं, कांग्रेस के विरोध में बीजेपी के लोग चुनाव जीतते हैं, और दोनों की पार्टियां बनाने वाले 3.5% ब्राह्मण है। वो लोग चुनाव क्यों जीतते हैं? क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए काला धन है। 1,000-2,000 करोड़ मान लो चुनाव लड़ना है, तो कांग्रेस के पास 1,000-2,000 करोड़ काला धन है, बीजेपी के पास 1,000-2,000 करोड़ काला धन है। वो काला धन से चुनाव लड़ते हैं। अब सरकार कांग्रेस की जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी वाले काले धन वाले कांग्रेस को नहीं पकड़ते नहीं है, तो मैं भी काले धन से ही। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। भारत में सबसे ज्यादा काला धन का उपयोग चुनाव में होता है। तो हमारी संख्या ज्यादा है, 100 में 85 है, तो संख्या है तो उसको उसके अनुपात में वोट भी है, तो उस अनुपात में परिवर्तन होना चाहिए उनके फेवर में एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर। वो हो नहीं रहा है क्योंकि इसमें बड़ा काम, पहले नंबर का काम संगठन करता है, दूसरे नंबर का काम काला धन करता है। क्योंकि चुनाव के दौरान हमारे लोग जो है वो वोट कैसे देते हैं? आप लोग अध्ययन करो इसका, वोट कैसे देते हैं? किसका ज्यादा जोर चल रहा है, वो ऐसा चर्चा चलती रहती समाज में। किसका ज्यादा जोर चल रहा है, तो वो पब्लिसिटी किसकी ज्यादा चल रही है उसके आधार पर जोर किसका ज्यादा चल रहा है वो तय करते हैं। अखबार में किसकी पब्लिसिटी चल रही है, टीवी में पब्लिसिटी किसकी चल रही है, जाहिर सभाओं में पब्लिसिटी किसकी चल रही है, मास मीडिया में किसकी पब्लिसिटी चल रही है। मास मीडिया की हालत क्या है? आप उसको देखो तो भी आपको दिखता है, आप उसको ना देखो तो भी वो दिखाते हैं। तो आपको देखना ही देखना है, तो आपको दिखाई देता है या बहुसंख्यक लोगों को दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कांग्रेस के विरोध में बीजेपी लड़ रही है और बीजेपी के विरोध में कांग्रेस लड़ रही है। बाकी और भी लड़ रहे हैं, वो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर लड़ रहे हैं। तो हमारे लोगों को बहुत मतलब ये जागृत करने के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। वो क्या सोचते हैं कौन जीतने वाला है? तो जो बहुत धूर्त किस्म के लोग हैं वो उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं अरे तो हारने वाला है, आप उसको वोट दे रहे, वो तो हारने वाला है। तो हमारे लोग, वोटर लोग इतने गधे लोग हैं, हारने वाले को वोट देने का क्या मतलब है? वो ऐसा मानते हैं कि वो वोट खराब होता है। अगर हारने वाला आदमी है और वो तुम्हारा पक्षधर है तो उसको वोट ऑफ परसेंटेज जो निर्धारित होता है आपके वोट डालने से, वो हारने के बावजूद भी आपका काम करता है। ये उसको समझ में नहीं आता। अगर वो हार गया और उसका वोट ऑफ परसेंटेज अगर ज्यादा है तो गवर्नमेंट चलाने वाले जो लोग हैं वो उसको वोट ऑफ परसेंटेज मिला, उसको ध्यान रखना पड़ता है। किसी पॉलिसी को बनाते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। ये जानकारी, ये समझदारी लोगों के पास नहीं है। ये जानकारी, ये समझदारी लोगों को बताया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतना आसान नहीं है। ये मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलें बनी हुई है और मास मीडिया पर 3.5% लोगों का कब्जा है।
अच्छा, उनके ही अखबार है, उनका ही टीवी है और उनके ही पत्रकार है। और जो बहुजन समाज के पत्रकार है वो उनके अखबार में काम करते हैं। तो संपादक जो होता है वो उसको बोलता है, भाई ये खबर जरा ऐसी लिखो, तो ये लाइन में लिख के ले जाओ मेरे पास, मैं छाप दूंगा, ये ऐसा लिख के ले आओ। एक लाइन में बोल देता है। अब वो नौकरी कर रहे हैं तो वो उस तरह से लिख के दे देता है। वो बहुजन समाज का आदमी, मैं बहुत सारे पत्रकार को पूछता हूं, अरे यार आप वहां पर है तो हमारी खबरें क्यों नहीं आती? बोलता है देखो हम लिख कर देते हैं, वो संपादक डिसाइड करता है, छापना है छापते हैं, नहीं छापना है नहीं छापना है, कोई पूछने वाला नहीं है उधर। वो उनकी पॉलिसी है, उसके तहत सारा कुछ करते हैं। तो जन हमारा है, जनमत उनका है। हम लोग जन की हमेशा बात करते रहते हैं, 85% है, मगर लोकतंत्र में केवल जन काम नहीं करता है, जन होता है, फिर उसके बाद जनमत होता है, फिर उसके बाद वोट होता है। तो जनमत बनाने के हमारे पास तो कोई साधन है नहीं। तो व्यवस्था की पूरी समझ हमारे पास नहीं है, हमारे लोगों के पास नहीं है। हम बहुत ताकत लगाकर पार्टी तो बना लेते हैं। ये उदाहरण काशीराम जी ने प्रूव कर दिया कि पार्टी तो बना सकते हैं, राष्ट्रीय लेवल की भी पार्टी बना सकते हैं। काशीराम जी ने राष्ट्रीय लेवल की पार्टी भी बना दिया, और काशीराम जी के बाद मायावती राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष भी बन गई। उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हुए मायावती को देखा आपने? उत्तर प्रदेश भारत है। मायावती के लिए उत्तर प्रदेश ही भारत है। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लोगों को विचार और व्यवहार के दृष्टि से बहुत सारी बातें समझ में आती नहीं है। तो ये हम लोगों को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको जानते हुए हम लोगों को काम करना चाहिए, और संगठन शक्ति निर्माण करने पर हम लोगों को ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन अगर होगा भी तो वो संगठन शक्ति से ही होगा। इंडिविजुअल लेवल पर परिवर्तन अगर होना है वो तो फिर पढ़ाई लिखाई से ही हो जाएगा। वो तो आपने किताब पढ़ लिया, आप ग्रेजुएट हो गए और उसने अपना दिमाग बदल दिया, तो वो तो होना चाहिए, होता नहीं है। दिमाग तो बदल जाता है मगर व्यवस्था में बदलाव नहीं आता है। केवल दिमाग बदलने से व्यवस्था में बदलाव नहीं आता है, संगठित प्रयास से परिवर्तन होता है। केवल दिमाग बदलने से नहीं, जिसका दिमाग बदल गया वो लोग संगठित होने चाहिए, और वो संगठित लोग परिवर्तन करने का काम करते हैं। हम लोगों को, हमारे सारे मूल निवासी बहुजन समाज को परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन संगठित शक्ति के बगैर संभव नहीं है। अब यहां ऑल इंडिया से ये प्रशिक्षण शिविर हमने यहां बुलाया है, प्रशिक्षण शिविर हमने यहां बुलाया, और आप लोग सारे देश भर से हमारे संगठन का काम करने वाले कार्यकर्ता यहां आप आए प्रशिक्षण के लिए। और खोपड़े साहब ने कहा कि मेरे साथ कितने लोग काम करना चाहते हैं? खोपड़े साहब हमारे साथ काम नहीं करते, आप हमारे साथ काम करते हैं। खोपड़े साहब ने कहा कितने लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं? तो आपने हाथ खड़ा कर दिया। तो मुझे लगा साला प्रशिक्षण दे रहा हूं मैं कि आप लोगों के दिमाग में कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, आपको जलील नहीं कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, संगठन बनाना और संगठित रूप से सोचने का तौर तरीका अपने जीवन में उतारना इतना आसान नहीं है। अगर आपने किसी मकसद को, उद्देश्य को, विचारधारा को स्वीकार कर लिया तो आप राजा से लड़ सकते हैं। अगर आपने किसी मकसद को स्वीकार कर लिया, किसी विचारधारा को स्वीकार कर लिया, तो केवल इसके आधार पर राजा से लड़ सकते हो। केंद्र सरकार बीजेपी आरएसएस के लोगों के साथ वामन मेश्राम लड़ रहा है सारे देश भर में, उनके गवर्नमेंट में जाकर, उनके राज्यों में जाकर लड़ रहा हूं। मुझे डर नहीं लगता इस बात का, क्योंकि हमारे पास कोई मकसद है, हमारे पास कोई आइडियोलॉजी है, और उसके आधार पर हमने संगठित शक्ति बनाई है। उसके आधार पर जो संविधान में आर्टिकल 19 के तहत हम लोगों को मौलिक अधिकार है, ये आरएसएस के लोगों का दिया हुआ नहीं है, ये बीजेपी के लोगों का दिया हुआ नहीं है, बल्कि
संविधान ने आरएसएस के लोगों को दिया, वो उन्होंने आर्टिकल 19 का उपयोग करके आरएसएस बनाई और दिल्ली में पहुंच गए। उसी आर्टिकल 19 के आधार पर दिल्ली में पहुंच गए और उसी आर्टिकल 19 के आधार पर हमको मना कर रहे। ये चीजें जो है ये बहुत माइक्रो लेवल पर समझने की जरूरत है। तो हमने भी उसी दिन ऐलान कर दिया उसके विरोध में। नागपुर के अंदर उनकी गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, वहां हमने किया, क्या कर लिया वो मुख्यमंत्री फडणवीस ने क्या कर लिया हमारा। अगर वो हमको जेल में लेके जाते तो वेलकम है, लेके नहीं जाते। ये समस्या है मेरी तो मैं तो दोनों टांग पर खड़ा हूं कि सारे वो जल्दी से जल्दी हम लोगों को जेल में लेकर जाए। जेल में लेकर जाते नहीं है। गांधी जी महान नहीं थे, वो जेल में जाते जाते अंग्रेजों ने उनको महान बनाया। मैं बहुत बार गांधी जी के पुतले के पास नजदीक से जाके देखता हूं तो अरे ये तो सिंगल हड्डी का आदमी है। इस सिंगल हड्डी का आदमी ने सारे अंग्रेजों को कैसे भगाया। मैं देखता हूँ तो जब उसके टांगे देखता हूँ, लंबी लंबी टांगे रहती है पुतले में, आप देखेंगे, आप भी जाके गौर से देखो, अरे साले तो सिंगल हड्डी का आदमी है। और कमर के ऊपर देखो तो वो भी हड्डी है साली दिखाई देती है, कुछ है ही मांस ना में कुछ जाए। तो ऑब्जेक्टिव होता है, आइडियोलॉजी होती है, उसके आधार पर संगठन बनाओ। तो सारे दुनिया में कई देशों पर जिन अंग्रेजों का कब्जा होता है उसके विरोध में गांधी ने आंदोलन चलाया और जन आंदोलन चलाया, अंग्रेजों को जाना पड़ा। तो संगठित शक्ति जो है यह बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसको हम लोगों को तैयार करने की जरूरत है और इसको आधार बनाकर हम लोगों को काम करने की जरूरत है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।